हेलो एवरीवन, मैं कुमार सर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल विद्या पर। तो आज की श्रृंखला में हमने लिए गए हैं आज साथियों इकोसिस्टम के हम क्या 50 क्वेश्चन लिए गए हैं और ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से आपका इकोलॉजी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच जो इंटरेक्शन होता है, प्रभाव होता है, उसको क्या नाम से जानते हैं। जियोलॉजी होता है, इकोलॉजी होता है, बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है। तो हमारा इसमें सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इकोलॉजी हो जाएगा। तो इकोलॉजी के अंतर्गत ही हमारे क्या लिविंग और एनवायरनमेंट के बीच में जो संबंध होता है, इंटरेक्शन होता है, उसी की स्टडी की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसका क्या कहते हैं, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो वाइंड है, सन है, जियोथर्मल हीट है और टाइडल वेव्स है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सन ही हमारे इकोसिस्टम का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक फैक्टर इन इकोसिस्टम। तो कह रहे हैं इकोसिस्टम में कौन सा एग्जाम्पल है जो अबायोटिक फैक्टर है। तो टेम्परेचर है, सनलाइट्स है, वाटर है, प्लांट्स है। ठीक है, अब पूछा कौन सा है, एक अबायोटिक। तो एक बायोटिक पूछा है, तो बायोटिक ये तो हमारे क्या है अबायोटिक हो गए, लेकिन बायोटिक पूछा है तो बायोटिक हमारा कौन सा हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। तो प्लांट है, एनिमल्स हैं, ये सब क्या है, एक हमारे क्या है बायोटिक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इसको देखते हैं। what is the process by which green plants use sunlight to synthesis food from carbon dioxide और वाटर, यानी CO2 और प्लस CO2 प्लस H2O यूज करते हैं। तो कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें खाना बनाते हैं, तो उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस होते हैं। बहुत इजी है, इसको याद रखना। तो सही ऑप्शन हमारा फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है इसमें, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी ग्लूकोज बनता है, और साथ में सब प्रोडक्ट हमारा कौन सा निकलता है, तो हमारा कौन सा ऑक्सीजन यहाँ से क्या है रिलीज होती है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज रेफर्ड टू एस, यानी कह रहे हैं अर्थ पे बहुत सारी वैरायटी है, उसको क्या नाम से जानते हैं। बायोडाइवर्सिटी है, इको सिस्टम डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, या स्पीशीज डाइवर्सिटी है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो उसको क्या है बायोडाइवर्सिटीज है। बायो मीन्स क्या है लिविंग, और डाइवर्सिटीज मीन्स क्या विभिन्नताएं, यानी जो ऐसे जीव जंतु लिविंग हैं उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, तो उनको क्या है बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बायोम इज करेक्टराइज्ड बाय द लो टेम्परेचर, और क्या है परमाफ्रोस्ट एंड आ शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। वहाँ पे क्या है सीजन कैसी होती है, शॉर्ट होती है, और परमाफ्रोस्ट होती है, और टेम्परेचर वहाँ पे काफ़ी लो रहता है। तो उसको कौन सा बायोम होता है, उसको क्या नाम से जानते हैं, तो परमाफ्रोस्ट के मीन्स होता है परमाफ्रोस्ट, चाहे तो सॉइल हमारी हो, या हमारा क्या है यानी सॉइल हो, या हमारे क्या है समुद्र में बहुत सारे क्या सेडिमेंट हो, यानी इकट्ठे पदार्थ हो गए हों, लेकिन उनका टेम्परेचर हमेशा क्या है 0 डिग्री रहा हो लगभग 2 या 3 साल से, तो उसको कंडीशन को क्या है परमाफ्रोस्ट के नाम से जानते हैं। तो ऐसे हमारे कहाँ देखने को मिलेंगे, तो रेन फ्रोस्ट बायोम्स होगा, डिजर्ट बायोम होगा, टुंड्रा होगा, या ग्रास लैंड हो जाएगा। तो हमारे क्या है टुंड्रा बायोम के अंदर आते हैं। तो उसमें टेम्परेचर बहुत लो रहता है, और टेम्परेचर लो रहेगा तो इसी वजह से 0 डिग्री वहाँ पे रहेंगी सॉइल, और चाहे इवन वाटर के अंदर हो डस्ट पार्टिकल सेंटीमेटेशन हो, और चाहे क्या है ग्रोइंग सीजन वहाँ पे क्या बहुत शॉर्ट रहती है। तो ये हमारे क्या टुंड्रा बायोम के अंदर हमारा आता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखते हैं। इन अ फूड चेन विच ऑर्गेनिज्म आर एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, कह रहे हैं इन फूड चेन में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, फूड चेन होता है। तो ट्रॉपिक लेवल में पूछा है हाईएस्ट मीन्स उनकी पोजीशन कहाँ पे होगी, तो जिसका ट्रॉपिक लेवल जैसे क्या है प्रोड्यूसर हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं तो उनका ट्रॉपिक लेवल हमेशा हाई होगा। ये हमारे क्या है 3 के आसपास आपको इनको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो ट्रॉपिक लेवल हमारा 1 से लेके 5 या 6 तक इनको देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इसको देखते हैं।
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन यानी नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन गैस एंड रिटर्निंग टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। कह रहे हैं कौन सी प्रोसेस है जिसमें हमारी क्या होता है नाइट्रोजन यानी नाइट्रेट्स यानी NO3 से हमारी क्या है नाइट्रोजन में क्या है कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो NO3 से हमारा क्या है N2 में कन्वर्ट हमारा होता है, तो उसको डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है डीनाइट्रिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, इसको देखते हैं क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारी क्या है ग्रीन हाउस गैस है, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम ऑन द अर्थ। कह रहे हैं अर्थ पे सबसे लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम कौन सा है, तो टैगा है, डिजर्ट है, टुंड्रा है और ग्रासलैंड है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ये टुंड्रा है। तो टुंड्रा की हमने अभी कैरेक्टर्स देखे थे, क्या क्या होते हैं यहाँ पे, क्या लो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट यहाँ पे क्या है ग्रोइंग सीजन देखने को मिलेगी और फर्माफ्रोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये कंडीशन कहाँ मिलेगी, यहाँ पे क्या है टुंड्रा बायोम में देखने को मिलेगी। और ये हमारा क्या है बायोम का सबसे लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम भी है, इसको भी याद रखना टुंड्रा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब फॉर द म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप। म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप के लिए बेस्ट एग्जांपल कौन सा है उसको देखते हैं। तो म्यूचुअलिज्म पहले समझ लेते हैं। म्यूचुअलिज्म मीन्स क्या होता है, दोनों जहाँ पे पॉजिटिव साइन आए, मीन्स हमारे क्या है दो ऑर्गेनिज्म है तो दोनों को लाभ होगा, वही हमारा क्या म्यूचुअलिज्म का साइन होगा। तो इसमें क्या है वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स वाइल अदर द अनअफेक्टेड। नहीं मत कह रहे हैं एक को फ़ायदा होगा और दूसरा को ना फ़ायदा होगा ना ही नुकसान होगा। बोथ ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, ठीक है। वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स दैट एक्सपेंस टू द ऑफ द अदर, बोथ ऑर्गेनिज्म आर हार्म्ड। नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो इसका हमारे पोल दोनों प्लस प्लस किसमें, तो बोथ ऑर्गेनिज्म आर द बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इज रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट्स इनटू द एटमॉस्फेयर ईयर। इसको क्या नाम से जानते हैं, इसको कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं, प्रिसिपिटेशन के नाम से जानते हैं, ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं और इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो आपने पता होगा जब हमारे जो कि वाटर उससे वेपोराइजेशन होता है प्लांट की सरफेस से, प्लांट से निकलता है, तो उसको क्या है ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। उसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 विच बायोम इज करेक्टराइज्ड बाई मॉडरेट टेम्परेचर, अबंडेंट रेनफॉल एंड लस वेजिटेशन। तो लस वेजिटेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा और हमारा क्या होगा रेनफॉल वहाँ सबसे अधिक हो रहा होगा और टेम्परेचर हमारे कैसा क्या है मॉडरेट टेम्परेचर यानी मध्यम टेम्परेचर रहेगा, ना हाई होगा ना लो रहेगा। तो इसको क्या है डिजर्ट होगा, ग्रासलैंड होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, टुंड्रा होगा। तो टुंड्रा के हमने भी कैरेक्टर्स देखे थे, ये तो नहीं होगा। हमारा कौन सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इसी के ये कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो क्या लस वेजिटेबल्स यहाँ पे क्या है वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन राइट है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द टर्म नीचे रेफर्स टू, नीचे रेफर्स किसको कहता है, या आ स्पीसीज स्पेसिफिक रोल इन इट्स इकोसिस्टम। कह रहे हैं प्रत्येक स्पीसीज का अपना रोल होता है इकोसिस्टम में। द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, द फिजिकल एनवायरमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम होता है, द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन एन इकोसिस्टम। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत अच्छा वर्ड है, नीचे है। तो नीचे का मीन्स यही होता है आ स्पीसीज स्पेसिफिक रोल इन इकोसिस्टम। कह रहे हैं प्रत्येक स्पीसीज का अपना स्पेसिफिक रोल होता है इकोसिस्टम में। तो यही मीन्स हमारा क्या होता है नीचे का मतलब होता है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। कह रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है, उसके लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ इस क्वेश्चन से एक चीज़ हमको क्लियर हो गई। तो ओजोन लेयर हमारी कहाँ होती है स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है और क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है यानी
सी के नाम से इसको जानते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही हैं, यही हमारे क्या है ओजोन गैस के डुप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं का यह है ओजोन गैस हमारे क्या है क्षय करते हैं। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस ऑफ सॉयल फॉर्मेशन इज नोन एज, इरोजन के नाम से जानते हैं, वेदरिंग के नाम से जानते हैं, डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं, और फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो भैया जो सॉयल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सॉयल बनने की प्रक्रिया को हम क्या है वेदरिंग के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। तो वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच ऑफ द एग्जाम्पल इज एन अबायोटिक फैक्टर इन आ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में अबायोटिक फैक्टर का कौन सा एग्जाम्पल है, प्लांट्स है, एनिमल है, टेम्परेचर और फंजाई। तो कौन से जिंदे हैं यानी और कौन से इसमें मरे हुए हैं। ठीक है, मीन्स किसी में जान है किसी में नहीं है। तो इसमें देखो प्लांट्स जीवित है, एनिमल जीवित है, और फंजाई ये भी हमारे जीवित है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन टेम्परेचर हमारा ऐसा, ये हमारा नॉन लिविंग है। तो यही अबायोटिक मीन्स कह रहे हैं, यही हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट स्पीशीज टू कॉलोनाइज्ड आ डिस्टर्ब और बैरन एरिया इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड, इसको कह रहे हैं द फर्स्ट स्पीशीज कॉलोनाइज्ड, पहली स्पीशीज कॉलोनी बनाती, कहाँ बनाती, डिस्टर्ब और बैरन एरिया, इको डिस्टर्ब मीन्स ऐसे स्थान जहाँ पे क्या है आग लग गई हो या फिर वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं हो। तो पहली जो वनस्पति बनेगी उसे क्या नाम से जानते हैं, उसको पायनियर स्पीशीज के नाम से जानते हैं, अपेक्स प्रीडेटर के नाम से जानते हैं, की स्टोन स्पीशीज के नाम से जानते हैं, या फिर इंडिकेटर स्पीशीज़ के नाम से जानते हैं। इसको याद रखना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें क्या है पायनियर स्पीशीज़ हो जाएगी। तो इसमें कौन सी आते हैं, इसमें जैसे एल्गी आते हैं। तो एल्गी हमारे वहाँ पे क्या है उगते हैं, और तो एल्गी में जैसे लाइकेन देखने को मिलेंगे, ये भी पायनियर ऑफ स्पीशीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो ये भी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन्वॉल्व वन स्पीशीज बेनिफिट वाइल अदर इज नाइदर हेल्प नाइदर हार्म्ड। कह रहा है एक स्पीशीज तो हमारी पॉजिटिव रहेगी, ठीक, लेकिन दूसरी हो गई उसे ना तो कोई पॉजिटिव है और ना कोई उससे हानि है। ठीक है, तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, इसको म्यूचुअलिज्म के नाम से जानते हैं, पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं, कम्युनलिज्म के नाम से जानते हैं, या कंपटीशन के नाम से जानते हैं। तो भैया इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसे कम्युनलिज्म के नाम से जानते हैं। यही कम्युनलिज्म होता है, इसमें एक तो फ़ायदा मिलेगा, दूसरे को ना तो नुकसान है ना कोई फ़ायदा है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कैन सस्टेन। कह रहे हैं क्या टर्म है इकोलॉजी का, यानी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही है और सरवाइव कर रही है। ठीक, तो उसको क्या कर रहे हैं, कैरी कैपेसिटीज होता है, ग्रोथ रेट होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है। तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा, तो मैक्सिमम पूछा है, अ टर्म फॉर मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज है। तो मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा, तो कैरिंग कैपेसिटीज़ हो जाएगा। ये एग्जाम में पिछली बार भी आया, कई बार क्वेश्चन एक बार आया, इसको कंसीडर करना, ध्यान करना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज अगर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सस्टेन कर रह रही हो तो वहाँ पे क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटीज़ के नाम से इसको जानते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें से कौन सा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो इसमें से क्या फॉसिल्स हमारा हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा, वाटर्स हो जाएगा, नेचुरल गैस हो जाएगी। तो इनमें से कौन सा हमारा कैसा रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, तो हमारा इसमें से तो जब हमारा वाटर हो जाएगा, इसे क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, बाद भी फॉसिल्स है, मिनरल्स है, नेचुरल गैस है, ये हमारे क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, इसको याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू आ फॉर्म यूजेबल बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड। कह रहे हैं नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट्स में जो यूटिलाइजेशन किया जा सके ऐसी कंपोनेंट में, उसको क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, या फिर नाइट्रेट एसिमिलेशन कहते हैं। तो हमारे क्या है नाइट्रोजन से प्लांट में जो कन्वर्ट करने वाली होती है उसको क्या है संभवतः क्या है नाइट्रेट में ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पॉइनियर स्पीसीज। अब पॉइनियर क्या होता है ये समझ में आ गया। पॉइनियर स्पीसीज वहाँ पे जहाँ पे क्या बर्न एरिया में पहली स्पीसीज या कॉलोनी बनाती हैं, ठीक है। बर्न एरिया में जहाँ पे क्या है जंगल, जहाँ पे क्या है जली हुई है और वहाँ पे कोई स्पीसीज सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गई हैं, तो पहली जो होगी उसको क्या है, अब इसमें क्या है ओक ट्री है, डियर है, लाइकेन है या फिर क्या है हॉक है, ठीक। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा, तो लाइकेन हमने बात की थी, लाइकेन ही हमारा क्या है वहाँ पे क्या है ग्रो होते हैं इसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। द लॉस ऑफ आ स्पीसीज फ्रॉम पर्टिकुलर हैबिट इज नोन एज हैबिटेट। कह रहे एक स्थान से अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज का लॉस हो जाए, गायब हो जाए, उसको क्या कहते हैं, एक्सटिंक्शन के नाम से जानते हैं, इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, स्पेसिएशन के नाम से जानते हैं या मिग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो लॉस होना और वहाँ पे क्या होता है ख़त्म होना, तो हमारे किस में आएगा, ये एक्सटिंक्ट हो गई मीन्स विलुप्त हो गई वहाँ पे, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट मीन्स क्या होता है विलुप्त हो गई, तो इसी में आएगा ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लावर आ वी वेयर द वी कलेक्ट्स नेक्टर वाइल ट्रांसफरिंग द पॉलन इज एन एग्जाम्पल आ। अब कह रहे हैं एक रिलेशनशिप बताइए एक फ्लावर का और बी का, यानी बी मीन्स क्या है मधुमक्खी का, ठीक है। अब इसमें क्या है मधुमक्खी यानी बी को तो यहाँ से क्या फ्लावर से क्या मिल जाता है नेक्टर मिल जाता है, और फ्लावर को क्या हेल्प मिलती है, फ्लावर को यहाँ पे क्या है पॉलन ग्रेन उसके क्या है वहाँ पे क्या है ट्रांसफर्ड पॉलिनेशन में हेल्प होती है। तो पॉलन ग्रेन को एक दूसरे से प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है पॉलिनेशन ठीक प्रकार से हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, मीन्स इसमें क्या दोनों पॉजिटिव साइन आ रहे हैं मीन्स इसको हनी को भी यानी जो बी है उसको भी बेनिफिट हो रहा है, अब फ्लावर को भी बेनिफिट हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमने क्या बताया था जब दोनों पॉजिटिव हों तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो इसको हम डालते हैं ठीक है। तो इसको क्या है म्यूचुअलिज्म के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। तो देखो अब बात यहीं पे समझ लेते हैं तीनों का मतलब क्या होता है। म्यूचुअलिज्म में क्या हो गया, देखो म्यूचुअलिज्म में दोनों प्लस प्लस हो गए, ठीक म्यूचुअलिज्म हो गया। देखो पैरासिटिज्म में क्या हो एक प्लस हो गया और दूसरा हमारा माइनस हो गया, मीन्स एक को फ़ायदा होगा लेकिन दूसरे को क्या है नुकसान होगा, ये हमारा क्या है पैरासिटिज्म। कॉमनिज्म में क्या होता है एक को नुकसान होगा दूसरे को ना तो कोई नुकसान होगा ना कोई हानि होगी, तो इसको क्या है कॉमनिज्म के नाम से इसको जानते हैं। ये एग्जाम कई बार पूछे, मोस्ट कन्फ्यूजन हो जाती है कॉमनिज्म क्या होता है और म्यूचुअलिज्म क्या होता है। तो म्यूचुअलिज्म में हमेशा क्या है दोनों को प्रॉफिट होता है, कॉमनिज्म में सिर्फ सिंगल को प्रॉफिट होता है, लेकिन सेकेंड ऑर्गेनिज्म को कोई ना ही लॉस होता है ना ही कोई वहाँ पे क्या है हानि होती है, उसको प्रॉफिट होता है, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कह रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, वाइंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, कोल है और बायोमास है। तो हमारा जो कोल है यही हमारे क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये हमारे कहाँ से होते हैं, ये हमारे जो कोल होते हैं ये यहाँ से कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो ऑब्टेन हमारे कहाँ से ज़मीन से नीचे से हमारे क्या है की जाए रिफाइनरी इसको किया जाता है ऑयल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये हमारा क्या है एक समय में क्या है डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसको इसी की वजह से इसको क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से इसको जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। विच टाइप ऑफ सक्सेशन अकर्स in an area that was previously inhabited but has been disturbed such as after forest fire। अब हम क्या कह रहे हैं इसको देखो, इसका विच टाइप ऑफ सक्सेशन अकर्स इन आ एरिया दैट प्रीवियसली इनहेबिटेड वट हैज़ बीन डिस्टर्ब एंड सच आफ्टर फॉरेस्ट फायर। कह रहे हैं जो पहले एरिया उसमें रहते थे उसमें एक सक्सेशन मीन्स क्या होता है व्यतीत करना, एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न को फॉलो करना है उसको, ठीक है। लेकिन इसको बाद इनहेबिटेड था, इनहेबिटेड वट हैज़ बीन डिस्टर्ब हो गया और आफ्टर क्या फॉरेस्ट फायर यानी जंगल में आग लगने की वजह से, तो इसको जब होगा तो उसको क्या कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन था, सेकेंडरी सक्सेशन था, टर्सरी सक्सेशन था और हमारा कौन सा था डी
क्लाइमेक्स सक्सेशन के नाम से उसको जानते हैं। तो हमारा 27 का जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें सेकेंडरी सक्सेशन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। द रिलेशनशिप बिटवीन टिक एंड डॉग वेयर टिक फीड्स आर डॉग्स ब्लड इन एग्जाम्पल आ। मीन्स एक टिकी की बात हुई, टिक हमारी क्या होता है, डॉग के क्या है, ब्लड को क्या सक कर रही, मीन्स एक को पॉजिटिव है और दूसरे ब्लड सक हो रहा है, मीन्स उसको क्या नुकसान हो रहा है। तो एक को पॉजिटिव दूसरे नुकसान, तो हमारा कौन सा हो जाएगी, हमारा कौन सा है, पैरासिटिज्म हो जाएगा। बहुत ईजी है, इसको समझ लें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन ग्रोथ। कह रहा है कौन सा की फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो क्या है, कंपटीशन है, प्रीडेशन है, बर्थ रेट है और सक्सेशन है। तो भैया जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो यही हमारा की फैक्टर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, द ग्रेजुअल चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन इन आ गिवन एरिया ओवर आ टाइम इज नोन एज। कह रहा है एक स्पीशीज की कंपोजिशन में चेंज होता है एक टाइम के बाद, उसे क्या कहते हैं, इवोल्यूशन होता है, डिस्पर्सल होता है, एडेप्टेशन होता है या सक्सेशन होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। इसको सक्सेशन कहते हैं, किसी स्पीशीज में पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी कंपोजिशन में चेंज होता है, उसी को सक्सेशन कहते हैं। तो सक्सेशन मीन्स हमारा होता है एक फॉलोइंग, एक पैटर्न को कोई चीज़ फॉलो कर रही है, उसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following is a major source of sulfur dioxide emissions contribution to air pollution। भैया एयर पोल्यूशन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का मेजर सोर्स क्या है, इसको देखते हैं। तो इसको क्या है, वॉल्केनिक है, इरप्शंस होते हैं, मीन्स हमारी जो अग्नेय चट्टानें होती हैं वहाँ से होता है इसका सोर्स, ऑटोमोबाइल्स हैं और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और एसिड रेन हो रहा है। तो इसकी बात कर रहे हैं क्या, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की बात कर रहे हैं। तो SO2 हमारे क्या है, एसिड रेन सबसे ज़्यादा इसी का है रेस्पॉन्सिबल है। इसी के बेस से हमारे क्या है कंट्रीब्यूट तो एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन हमारा इसी की वजह से हो रहा है, एसिड रेन की वजह से। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सिंपलर सबस्टेंस बाय डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजर्स के द्वारा। तो डिकम्पोज के द्वारा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको यूट्रोफिकेशन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, यूट्रोफिकेशन हो गया, सक्सेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया और नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या है, इसमें डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्यों, इसमें डिकम्पोजर के द्वारा किसी चीज़ को ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसको कंडीशन को डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इनमें से कौन सी है जो रिन्यूएबल रिसोर्स है और ऑर्गेनिक मैटर से ड्राइव होती है। तो नेचुरल गैस हो, कोल है, न्यूक्लियर पावर है, बायोमास है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो बायोमास हमारा होगा। तो यही हमारी कौन सी है, रिन्यूएबल एनर्जी। बाद में नेचुरल गैस है, कोल है, न्यूक्लियर पावर, ये सब हमारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम प्राइमरी कंज्यूमर क्या है इसको, तो प्राइमरी लाइन है, ठीक, ग्रासोपर है, हॉक है, स्नैक्स है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले प्राइमरी क्या है, इसमें ग्रासोपर है, क्योंकि ग्रासोपर ही हमारे क्या प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं। तो ग्रासोपर हो जाएगा, बाद बाकी लाइन ये टर्सरी कंज्यूमर होगा। हॉक इसको बाज कहते हैं, ये भी हमारा फाइन टर्सरी है। स्नैक हमारा, ये भी हमारा क्या बाद का कंज्यूमर है। ठीक है, तो पूछा है प्राइमरी, तो प्राइमरी हमारा कौन सा, ग्रासोपर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन इकोसिस्टम। कह रहे हैं कौन सा टर्म है, इसकी डिफरेंट स्पीसीज की वैरायटी होती है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटीज होती है, या पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। पॉल्यूशन तो होगा ही नहीं। ठीक है,
इसके बाद में तो बहुत इजी है, डिफरेंट स्पीसीज इकोसिस्टम होगा तो क्या स्पीसीज डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद इसको देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग मैथेन गैस इज नोन एज, कह रहे हैं कौन सी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फर्मेंटेशन होता है और एनारोबिक डाइजेशन होता है। तो एनारोबिक डाइजेशन यही हमारा होगा, लेकिन इसमें कौन सा पूछा है, मैथेन गैस, ठीक है। तो मैथेन गैस हमारा क्या है, एनारोबिक डाइजेशन, यही हमारा सही होगा, ठीक। इसके बाद में क्योंकि फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन मैथेन गैस यहाँ से रिलीज नहीं होती है। फर्मेंटेशन भी हमारा क्या है, एनारोबिक होता, डाइजेशन होता है, लेकिन इसमें मैथेन गैस रिलीज नहीं होती, लेकिन मैथेन गैस सबसे पूछा तो एनारोबिक डाइजेशन हमारा यही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस रिलीज फ्रॉम द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा गैस निकलती, कौन सी, तो कहें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन। तो मैथेन है, तो मैथेन ही हमारी सबसे ज़्यादा जो मेजर ग्रीन हाउस गैस रिलीज फ्रॉम एग्रीकल्चर होती है। तो ये हमारी मैथेन है। तो मैथेन हमारे कहाँ से निकलती है, धान के खेत से सबसे ज़्यादा निकलती है, आप इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 इसको देखते हैं। द स्टडी ऑफ द स्टैटिकल स्टडीज ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग बर्थ रेट, डेथ रेट एंड मिग्रेशन इज कॉल्ड, इसको क्या नाम से इसको जानते हैं। तो कम्युनिटी इकोलॉजी होता है, इकोसिस्टम इकोलॉजी होता है, डेमोग्राफी होता है, या फिर बायोडाइवर्सिटीज होता है। तो इसको क्या है, डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। डेमोग्राफी में ही स्टडी हमारी क्या है, स्टैटिकल स्टडी होती है, किसकी, पॉपुलेशन की होती है। और बर्थ रेट, डेमो रेट, इसको किसके अंदर होता है, तो डेमोग्राफी के अंतर्गत इसको क्या है, नोट डाउन करते हैं, इसी के अंदर इसकी स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 विच टाइप ऑफ बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाई हॉट और ड्राई कंडीशन इन मिनरल वेजिटेशन। तो हॉट एंड ड्राई में क्या, टुंड्रा हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, टैगा हो गया। तो हॉट एंड ड्राई हमारा क्या है, डिजर्ट ही होगा, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। द प्रोसेस बाई विच वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट ऑन सरफेस इज कॉल्ड, कह रहा है कौन सी प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर में वाटर कंडीशन, वेपर का वाटर कंडीशन हो जाएगा और हमारी सरफेस पे आता है, उसे क्या है, प्रिसिपिटेशन के नाम से जानते हैं, और ट्रांसपिरेशन के नाम है इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। तो भाई हमारे क्या है, वेपर्स थे, वेपर के बाद हमारे क्या लिक्विड में आ गया, ठीक। तो लिक्विड हमारा वाटर हो गया, तो इसको क्या है, कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। द रिलेशनशिप बिटवीन शार्क एंड रिमोरा फिश, वेयर इज द शार्क अटैच्ड टू शार्क्स बॉडीज फीड्स ऑन लेफ्ट ओवर फूड इन एग्जाम्पल ऑफ, कह रहे हैं जो होता है रिमोरा फिश होती है और शार्क, तो शार्क के ये नीचे चिपकी रहती है रिमोरा, तो शार्क जो खाना खाते हैं तो उसके टुकड़े हमारे क्या है, रिमोरा भी खाने लगती है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, कैसे, मीन्स एक को तो नुकसान, मतलब एक को पॉजिटिव साइन हो रहा है, किसको, रिमोरा को यहाँ से क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइन हो रहा है, यहाँ को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि शार्क के जो टुकड़े बच जाते हैं खाती है, तो उसकी वजह से ये भी ईट करती है। लेकिन हमारे जो शार्क होते हैं ना तो उसे कोई नुकसान है और ना ही उसे कोई फ़ायदा है, भी लगे रहो पीछे पीछे चिपके रहो, भाई उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उसको खा लेती है, ठीक है। तो एक को नुकसान और एक को ना नुकसान, तो इसे कौन सा हो जाएगा, तो हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा कॉम्युनिज्म हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक। तो कॉम्युनिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द टर्म फॉर स्पेसिफिक रोल एंड पोजीशन दैट ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स इकोसिस्टम। अब कह रहे हैं इकोसिस्टम में क्या उसको कहते हैं, प्रत्येक स्पीसीज का रोल और पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है इकोसिस्टम के लिए। अभी हमने बात की थी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पे। तो एडोप्टेशन हो गया, कंपटीशन हो गया, नीचे हो गया और ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो नीचे हमारा होगा, तो नीचे में कहा था एक स्पेसिफिक, प्रत्येक स्पीसीज का स्पेसिफिक रोल होता है और उसका स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस होता है इकोसिस्टम में। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं स्पेसिफिक रोल एंड पोजीशन दैट एन ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स इकोसिस्टम। तो उसको टर्म नीचे के नाम से उसको जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट देन नाइट्राइट
यानी नाइट्राइट्स कह रहे हैं अमोनिया, तो कह रहे हैं अमोनिया है, तो अमोनिया को कन्वर्ट किया किसका, नाइट्राइट यानी NO2, फिर उसके बाद में किस में किया, NO3 में। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो इसको क्या है, नाइट्रिफिकेशन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक। और या इसको डीनाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, या फिर नाइट्रोजन एसिमिलेशन के नाम से इसको जानते हैं। तो हमारा क्या है, ये नाइट्रिफिकेशन हमारा हो गया। तो नाइट्रिफिकेशन में ही हमारा किससे, अमोनिया से कन्वर्ट किया जाता है, यानी NO2 नाइट्रेट और NO3 नाइट्राइट और नाइट्रेट में, ठीक है। NO2 को हम क्या है, नाइट्राइट के नाम से जानते हैं और NO3 को नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, लेकिन अमोनिया से कन्वर्ट होता है तो इसको क्या है, नाइट्रिफिकेशन के नाम से इसको जानते हैं, उसको याद रखना, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, कह रहे हैं इसमें से कौन सा है डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का है। तो इंक्रीज डाइवर्सिटीज हो जाएगी, डिक्रीज कंपटीशन हो जाएगा, एनहांस ग्रीन फ्लो हो जाएगा, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटीज हो जाएगा। तो क्या है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के बारे में पूछा है, तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के बीच क्या, लॉस ऑफ डाइवर्सिटीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पे क्या देखने को आपको मिलेगी। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, द मैक्सिमम रेट एट विच पॉपुलेशन कैन इंक्रीज अंडर द आइडियल कंडीशन इज कॉल्ड, कह रहे हैं मैक्सिमम रेट है बट आइडियल कंडीशन है वहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है। तो भैया आपके आइडियल कंडीशन है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे हो रही है, लेकिन मैक्सिमम अगर कहे जाते हैं, लेकिन विदाउट इसकी थी आइडियल कंडीशन ना हो के मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही, तो उसको क्या है, कैरिंग कैपेसिटी के नाम से उसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है क्या, द ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन हैबिट टू अनदर ओवर एक टाइम, कह रहा है जब एक स्पीसीज में एक मूवमेंट होता है, एक वन हैबिट टू अनदर, एक ओवर टाइम में, एक हैबिट से दूसरी हैबिट में एक निश्चित समय से के बाद, उसको क्या है, डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं, सक्सेशन के नाम से जानते हैं, मिग्रेशन और कॉलोनाइजेशन के नाम से। तो इस कंडीशन को क्या, सक्सेशन के नाम से, जहाँ सक्सेशन मीन्स है ओवर टाइम दिया हो तो टाइम के अनुसार एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है, तो उसको क्या, सक्सेशन के नाम से उसको जानते हैं, ठीक। या फिर दूसरा उन्हें पता है, एक स्पीसीज में कंपोजिशन में चेंज आए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ओवर अ टाइम के बाद, तब भी सक्सेशन था, यहाँ भी बात वही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 इसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब फॉर वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया। अच्छा, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया, उसको क्या है, इसको बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के नाम से, जेनेटिक डाइवर्सिटी या स्पेसीज डाइवर्सिटी के नाम से उसको जानते हैं। तो हम क्या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ मिलेगी, लेकिन वैरायटी यहाँ पे मिलेगी, लेकिन क्या है, विद इन या जियोग्राफिकल एरिया में, पर्टिकुलर एक एरिया में आपको क्या है, तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के नाम से उसको जानते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर वाश्ड अवे फ्रॉम द सॉयल बाय वाटर एंड कैरी टू लेक, रिवर एंड ओशियन, कह रहे हैं हमारे क्या होता है, न्यूट्रिएंट हमारे चले जाते हैं, धुल जाते हैं कहाँ से, सॉयल से, काय के थ्रू, वाटर के थ्रू। तो वाटर हमारा कहाँ चला जाता है, फिर वाटर लेके जाता है लेक्स यानी झीलों के जाता है, रिवर्स यानी नदियों की तरफ लेके जाता है, और हमारा ओशियन में समुद्र की तरफ वहाँ पे क्या है, लेके चला जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या नाम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मीन्स मिनरल हमारे क्या है, न्यूट्रिएंट हमारे कहाँ चले गए, समुद्र में चले गए, और उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उसको लीचिंग के कहते हैं, प्रिसिपिटेशन के नाम से जानते हैं, कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं, ट्रांसपरेशन के नाम से जानते हैं। तो इस कंडीशन को है लीचिंग के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको ये नया क्वेश्चन भी लग रहा होगा, इसको याद रखना। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेक्लाइन ऑफ कोरल रीफ्स वर्ल्ड वाइड। कोरल जो रीफ्स होती हैं वर्ल्ड वाइड का डेक्लाइन हो रही, कम हो रही हैं, उसमें कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट है।
तो इंक्रीजिंग सी लेवल हो रहा है, ओवर फिशिंग हो रहा है, जियो थर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ गई है, और इसमें क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो मेन है क्या है, ओवर फिशिंग हो गया है। तो इसकी वजह से, ओवर फिशिंग की वजह से हमारे पे डेक्लाइन ऑफ द कोरल रीफ वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर, कह रहे हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसका मेजरमेंट करते हैं। द फिजिकल साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हैबिट, the number of species in a ecosystem, the impact of human activity on the environment, the ratio of predator to prey in ecosystem। तो फुटप्रिंट, जो हमारा फुटप्रिंट होता है किसका मेजरमेंट करते हैं, तो फिर फुटप्रिंट हमारे क्या है, किसको देखते हैं, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को देखते हैं, क्योंकि इसी से खतरा है इकोलॉजी के लिए। तो द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट पे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो साथियों, ये 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए थे, और क्वेश्चन कैसे लगे मुझे बताना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको बायोलॉजी की प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा, और यहाँ से तैयारी भी बहुत आपकी अच्छी हो जाएगी। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।